ब्रेनिक आइस, कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, ब्रेनियक आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल दुबे और हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज चल रही थी जिसमें हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में राइट टू इक्वेलिटी, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हैं, वो हमने देख लिए थे। और लास्ट क्लास में हमने कवर किया था आर्टिकल 17 दैट इज रिलेटेड टू abolition of untouchability and article 18 that is related to abolition of titles। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राइट टू फ्रीडम, जिसके अंतर्गत आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। तो आइए बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 इज रिलेटेड टू सर्टेन फ्रीडम विच एन इंडियन सिटीजन इंजॉयस। सो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को कुछ सब क्लॉज में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला सब क्लॉज बोलता है कि ऑल द सिटीजन शेल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कि मतलब भारत के हर सिटीजन को अधिकार है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपनी बात रख सके, सरकार के सामने अपनी मांगे रख सके और अपने भावों को, विचारों को व्यक्त कर सके थ्रू सिंबल्स और या किसी भी अन्य माध्यम के थ्रू अपने आप को व्यक्त कर सके। ये फ्रीडम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में प्रोवाइडेड है टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सब क्लॉज बी बोलता है कि ऑल द सिटीजन शेल हैव द राइट टू असेंबल, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए लोगों पे अधिकार है वो एक साथ एकजुट हो जाएं या एक जगह पर असेंबल हों, या मीटिंग्स करने का हक इसी के अंतर्गत आता है, राइट टू असेंबल। सब क्लॉज सी ऑफ दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब लोगों को एसोसिएशंस फॉर्म करने का अधिकार है, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये फॉर्म करने का अधिकार है लोगों को, साथ मिलकर किसी भी तरीके की पॉलिटिकल या बिजनेस एसोसिएशन फॉर्म करने का अधिकार प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। सो राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी talks about the right to move freely throughout the territory of India. All citizens shall have the right to move freely throughout the territory of India. और जो उसका क्लॉज एफ था उसको ओमिट कर दिया गया, विच इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, जो अब नहीं है, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं रहा है अब और नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया अंडर आर्टिकल 300 ए। सब क्लॉज ई टॉक्स अबाउट द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब आप भारत की किसी भी टेरिटरी में रह सकते हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और वहाँ पर आप रह सकते हैं। ये प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। सब क्लॉज जी बोलता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, मतलब आप पर अधिकार है कि आप किसी भी तरीके के प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं, अपने मन के प्रोफेशंस को, अपनी ड्रीम जॉब को फॉलो कर सकते हैं। सरकार किसी भी तरीके के प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए आप पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बना सकती। ये जो आर्टिकल्स हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के, ये इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, क्योंकि जैसे आपको अनलिमिटेड अथॉरिटी दे दी जाएगी। आप मान लो जो हमने लास्ट आर्टिकल पढ़ा कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, तो आप कोई इलीगल काम करने लगे, आर्म्स को एक्सपोर्ट करने लगे, ड्रग्स एक्सपोर्ट करने लगे, तो ये तो जो हमारे देश के हित में नहीं है और जो हमारे देश का माहौल ख़राब कर सकते हैं, युवा पीढ़ी को ख़राब कर सकते हैं। सो देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इसको याद करने का आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, सबसे पहला क्या करेंगे, आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो फिर लोग आपको सुनने के लिए असेंबल होंगे, और जब असेंबल होंगे तो आप एसोसिएशन बना लेंगे, अपना एक ग्रुप बना लेंगे, अपनी एक सोसाइटी या यूनियन बना लेंगे। जब यूनियन बना लेंगे तो आप अपनी बात कहने के लिए आगे बढ़ेंगे, सरकार के पास जाएंगे, तो उसका राइट आ जाता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और जब आप मूव करेंगे तो इसमें जो सब क्लॉज है राइट टू प्रॉपर्टी वो हटा दिया गया है, तो आप प्रॉपर्टी लेंगे कह सकते हैं, बट ये अब मेंशन नहीं है। फिर आप कहीं पर, आप ऐसा तो नहीं है मूव करते रहेंगे, फिर आप कहीं पर सेटल हो जाएंगे। सो दिस इज सब क्लॉज सी, राइट टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और जब आप सेटल हो जाएंगे तो आप किसी भी तरीके का बिजनेस या प्रोफेशन करेंगे या ऑक्यूपेशन करेंगे, जॉब करेंगे, किसी भी तरीके का बिजनेस करेंगे। तो ये था आर्टिकल 19 क्लॉज 1। अब इसके जो क्लॉज हैं उसको एक एक करके समझते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज से बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टॉवर्ड्स ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। और ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये यूएनडीएचआर जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के अंतर्गत
इस आर्टिकल को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, एक मोस्ट बेसिक ह्यूमन राइट बोला गया है कि ये तो बहुत बेसिक ह्यूमन राइट है जो हर सिटीजन को किसी भी देश के होना चाहिए, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर लोग अपने आप को व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे तो हम कह सकते हैं अगर लोगों पर अपने अपने आप को व्यक्त करने का, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है तो वो किसी दबाव में हैं सिटीजन्स। तो दिस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इज द मोस्ट बेसिक ह्यूमन राइट। और ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये किसी भी डेमोक्रेसी के एक बेसिक फाउंडेशन है, क्योंकि अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो उस डेमोक्रेसी का कोई मीनिंग ही नहीं है। सो इट इज़ द वेरी बेसिस ऑफ एनी डेमोक्रेसी, एस विदाउट एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी हैज़ नो मीनिंग। एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये अलाउ करता है सिटीजन को, जिससे वो अपने जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज कर सकें, सरकारों पर सवाल उठा सकें, या खुद भी सरकार में आ सकते हैं अपनी पॉइंट जनता को रख के। और दिस आर्टिकल अलाउज द सिटीजन टू होल्ड दोज इन पावर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। और जो पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, इस आर्टिकल के अंतर्गत वो लोग जनता को अपनी अकाउंटेबिलिटी भी शो करते हैं। और ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की मदद से ही लोग अपना फीडबैक प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को। सो इट अलाउज द सिटीजन्स टू प्रोवाइड फीडबैक टू द गवर्नमेंट ऑन देयर पॉलिसीज एंड लॉस। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता है। एंड द राइट टू होस्ट नेशनल फ्लैग भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से ही आता है। एंड दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सटेंड्स टू वेरियस आर्ट फॉर्म्स, म्यूजिक, सिनेमास एक्सेट्रा। म्यूजिक की मदद से, सिनेमास की मदद से आप अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं, तो ये भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। एंड दिस आर्टिकल इंक्लूड्स द राइट टू एक्सप्रेशन थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, ये भी इनहेरेंट है इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। और इसके रिलेटेड श्रेया सिंगल केस भी है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो जो फ्रीडम है वो एब्सोल्युटली आपको प्रोवाइडेड नहीं है, वरना जो सिटीजन है उसका मिसयूज कर देंगे। सो देयर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो है सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। अगर आप देश के विरुद्ध बोलोगे तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो आपसे ले ली जाएगी और आपको हो सकता है जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि आप देश के विरुद्ध बोल रहे हो या जनता को भड़का रहे हो देश के विरुद्ध, या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें देश में अशांति हो। सो देन इन दिस सिचुएशन योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी कर्ब्ड। और दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्री। अगर आप कुछ ऐसा बोल रहे हो किसी देश के बारे में जिससे भारत के अच्छे संबंध हैं, बट आपके बयान से उस संबंधों को ठेस पहुंच रही है और जो हमारे संबंध हैं हमारे देश के वो खराब हो रहे हैं, तो भी आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो आपसे ले लिया जाएगा। एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी। जो हमारे देश में पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लोगों की जो मोरल वैल्यू है वो डिग्रेड ना हो और डिसेंसी मेंटेन रहे देश में, इसके लिए भी अगर आप इसके विरुद्ध कुछ कर रहे हैं तो आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो आपसे ले लिया जा सकता है। और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, या आप कोर्ट के बारे में कुछ बोल रहे हो जो जुडिशरी है जिससे उसकी सैंक्टिटी पर हानि हो रही है, ऐसा कुछ बोल रहे हो, तो भी आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो आपसे ले लिया जाता है। सो द आर्टिकल 19 क्लॉज 1 दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस व्हिच आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 क्लॉज 2। अब आते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी पर, जो बोलता है राइट टू असेंबल। Article 19 clause 1 subclause B guarantees to all the citizens right to assemble, including right to hold meeting and taking out procession, but in a peaceful way and without arms। मतलब आप पे अधिकार है कि आप असेंबल हो सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, किसी भी तरीके का प्रोसेशन कर सकते हैं, बट एक शर्त है इसके लिए कि आप उस प्रोसेशन को, उस मीटिंग को पीसफुल वे में करें और उसमें हथियारों का, किसी भी तरीके का हिंसक प्रवृत्ति का इस्तेमाल ना हो और हिंसा को प्रमोट ना करें। सो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 बी राइट टू असेंबल। और जो क्लॉज सी है विच इज रिलेटेड टू राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, और दिस आर्टिकल इंक्लूड्स द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड ट्रेड यूनियंस एज वेल। ट्रेड यूनियंस भी आप इसी आर्टिकल के अंतर्गत फॉर्म कर सकते हैं, कॉर्पोरेटेड सोसाइटीज फॉर्म कर सकते हैं। बट जो आपका जो फंडामेंटल राइट है
which is right to form association. This does not imply that you have the fundamental right to strike, कि आपको स्ट्राइक करने का कोई भी अधिकार नहीं है। स्ट्राइक लीगल राइट हो सकता है बट ये फंडामेंटल राइट नहीं है। और जो बंद है कि आपने देश में बंद कर दिया गया है या दंगे फसाद कर रहे हो, देश में मार्केट्स बंद कर रहे हो, तो ये आपका फंडामेंटल राइट भी नहीं है और लीगल भी नहीं है। इसके विरुद्ध पुलिस एक्शन किया जा सकता है। और जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी है, इस पे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस राइट को एंजॉय नहीं करती, क्योंकि मान लो कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जैसे बीएसएफ, आर्मी और अदर सिक्योरिटी फोर्सेस, उन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म कर ली है और अब वो जो हमारे देश की सिक्योरिटी है उसको हानि पहुंचा रहे हैं और मान लो वो स्ट्राइक कर दिए हैं और जो अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहे हैं, तो इसकी वजह से उनको ये राइट नहीं दिया गया है। तो आर्टिकल 33 empowers the parliament to put restrictions on the right to form association available with security forces in interest of security of nation. And using this provision, various acts have been passed denying the right to various wings of security forces. And even the civil servants who are associated with the security forces do not enjoy the right to form political association. मतलब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो एसोसिएशन फॉर्म करें। इसके लिए आर्टिकल 33 प्रोवाइडेड है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस पे भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे आप ट्राइबल एरिया में नहीं जा सकते या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में नहीं जा सकते। ऐसी कुछ एरियाज हैं जहां पर आपकी एंट्री प्रोहिबिटेड है, तो वहां आप नहीं जा सकते। सो दिस राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आल्सो have some restrictions. And Article 19 clause 1e, right to reside and settle in any part of the territory of India, इस पे भी restrictions हैं। So there are grounds of restrictions on freedom of movement and residence। जैसे in interest of general public, जैसे जो कोई भी पर्सन है जो HIV या एड्स से अफेक्टेड है, और आपको पता है कि एड्स ऐसी बीमारी है जो इजीली कम्युनिकेबल है और लोगों में फैल सकती है, इसलिए उस पर्सन का जो मूवमेंट है उसको भी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक हेल्थ। और जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनके मूवमेंट को भी रेस्ट्रिक्शन कर सकती हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक हेल्थ एज वेल एज मोरालिटी, जिससे हमारे देश की जो मोरालिटी है वो डाउन ना हो। So in interest of general public there are restrictions on freedom of movement and residence। और in interest of scheduled tribes, जैसे आपको पता है कि scheduled tribes कुछ कुछ ट्राइब्स जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर ऐसी हैं जो अभी तक जो मॉडर्न वर्ल्ड है उससे जुड़ी नहीं है, और काफ़ी बीमारियां भी ऐसी हैं जो अभी तक उन तक नहीं पहुंची हैं, वो उसके रिलेटेड इम्यून नहीं हुई हैं। तो अगर आप वहां जाएंगे और उनमें बीमारी फैला दें या उनके जो कस्टम्स हैं, कल्चर है, उसको अफेक्ट करें, तो उसके रिलेटेड भी आपके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सो इन इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जैसे एंट्री ऑफ आउटसाइडर इन ट्राइबल एरियाज इज रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव कल्चर, लैंग्वेज, custom and manners of scheduled tribes and to safeguard their traditional vocation and property against exploitation। ये है कुछ restrictions on your freedom of movement and residence। अब आइए बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में था, जो अब हट चुका है और एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो चुका है अंडर आर्टिकल 300A। एंड द लास्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, which is related to right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। बस इस पे भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे एग्जांपल है एक मैकडॉवेल, जो आपको पता है एक लिकर ब्रांड है या मतलब जो नशीले पदार्थ है उसको बनाता है। सो मैकडॉवेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था जिसमें कोर्ट ने बोला कि जो लिकर है उसके ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग पे सरकार रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 6 इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। आपके जो किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने पर भी रोक लगाई जा सकती है अगर वो पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंटरेस्ट या जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के विरुद्ध हो। तो ये था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आइए अब कुछ केसेस की बात करते हैं जो इन आर्टिकल से रिलेटेड है। जैसे सबसे पहला केस है के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये केस रिलेटेड था प्री सेंसरशिप ऑफ
फिल्म। जैसे आप देखोगे जब फिल्म स्टार्ट होती है उससे पहले सर्टिफिकेट आपको दिखाया जाता है, सेंसरशिप सर्टिफिकेट दिखाया जाता है। कोई फिल्म अगर ऐसी है जो पर्टिकुलर एज को रेस्ट्रिक्ट करती है मूवी देखने को, तो उसका भी मेंशन होता है, जिसमें आप यूए देखते हैं जिस जो रिप्रेजेंट करता है अंडर एज। तो क्या हुआ कि अब्बास ने बोला कि आप फिल्म हम फिल्म बनाते हैं और कुछ कुछ ऐसी फिल्म रहती हैं जिन पर आप सेंसरशिप लगा देते हैं और उसको जनरल पब्लिक में नहीं आने देते, हमारा नुकसान होता है या अन्य। और बोला कि ये हमारे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके विरुद्ध है कि आप हमारी फिल्म पर सेंसरशिप लगा रहे हैं। तो कोर्ट ने बोला कि जो प्री सेंसरशिप ऑफ फिल्म ये किसी भी तरीके का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वॉलेशन नहीं है। और ये बोला कि ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसका ही एक पार्ट है। बोला कि फिल्म को सेंसर कर सकते हैं क्योंकि जो फिल्म है वो जनरल पब्लिक के लिए है, मास पब्लिक उसको देख रही है। तो अगर फिल्म में ऐसा कुछ होगा, मान लो कोई हिंसक तत्व है या कुछ ऐसा है जो हमारी देश के नए युवाओं की मोरालिटी को डिग्रेड कर रहा है, ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है या सेक्सुअल कंटेंट दिखाया जा रहा है जिससे जो हो सकता है कि जो हमारा युवा है वो अभी उसको समझने के लिए इतना मेच्योर नहीं है और वो किसी भी तरीके का इसकी वजह से कोई गलत काम करे, क्राइम करे या जो उसकी मोरालिटी है वो डिग्रेड हो, जिससे जो वुमेन्स हैं उन पे किसी भी तरीके की आँच आए, तो ऐसा ना हो इसलिए फिल्मों पर सेंसरशिप लगाई गई है। बोला कि अ फिल्म कैन देयरफॉर बी सेंसर्ड ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 क्लॉज 2। द कोर्ट हैड जस्टिफाइड द censorship of film because it caters for a mass audience and the film has a unique capacity to disturb and arouse feeling and has as much potential for evil as it has for good। क्योंकि फिल्में आप देख रहे हैं कुछ भी कृत्य होते हुए तो उससे जो हमारी भावनाएं हैं वो ज़्यादा जागृत होती हैं, फीलिंग अरोज होती हैं। तो कोर्ट ने बोला फिल्म के किसी भी मूवी के पास इक्वल पोटेंशियल है अच्छा करने के लिए और बुरा करने के लिए। अगर आप गलत चीज को प्रमोट करेंगे तो हमारा जो युवा है वो गलत काम करेगा। सो द कोर्ट हैड जस्टिफाइड द प्री सेंसरशिप ऑफ फिल्म। कोर्ट हेल्ड दैट अ फिल्म देयरफॉर कैन नॉट बी अलाउड टू फंक्शन इन अ मार्केट प्लेस जस्ट एज न्यूज़पेपर और मैगजीन डू। क्योंकि न्यूज़पेपर और मैगजीन में आप पढ़ रहे हैं बट फिल्म में आप देख रहे हैं जिससे जो फीलिंग्स है वो और ज्यादा अरोज होंगी। तो दिस इज के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रिलेटेड टू प्री सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स। अब राइट टू इंटरनेट आर्टिकल 19 के रिलेटेड भी केस है। जैसे द राइट टू एक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A। It also protects rights which form an integral exercise of freedom of speech and expression। तो राइट टू इंटरनेट भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। तो उसके रिलेटेड श्रेया सिंगल केस हुआ था। सो श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि एक इंटरनेट एक एसेंशियल मीडियम है जिससे लोग अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट है ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसको एक्सरसाइज करते हैं। मतलब जैसे ट्विटर है, आपने उस पर कुछ भी अपने विचार आए वो व्यक्त कर दिए, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दिया या सरकार के कुछ गलत कृत्य को क्रिटिसाइज कर दिया, या कुछ ऐसा केस हुआ जिसमें किसी गरीब को दबाया गया हो पर वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहा है, तो आप उसकी आवाज़ बनकर आपने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया और ऑन इंटरनेट। और आपको पता है कि जो इंटरनेट सोशल मीडिया है उसकी रीच कितनी ज़्यादा है, इट इज़ टारगेटिंग मास ऑडियंस। जैसे मैं भी मान लो अपने इस चैनल ब्रेनियक आईएएस के थ्रू आई एम ऑल्सो टारगेटिंग मास ऑडियंस जिससे मेरी बात लोगों तक पहुंच सके। और जो इतनी महंगी महंगी कोचिंग हैं जो बहुत ज़्यादा हेफ्टी फीस ले रही हैं, तो उससे जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उसको छुटकारा मिले और वो फ्री में भी कुछ अच्छा कंटेंट या अच्छी पढ़ाई कर सकें। So Supreme Court recognized internet as an essential medium to further constitutional right to freedom of speech and expression। फिर एक केस हुआ था केरला हाई कोर्ट में, फहीम श्रीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। इसमें बोला कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज अ पार्ट ऑफ अवर फंडामेंटल राइट विच कैन नॉट बी टेकन अवे आर्बिट्ररी। इंटरनेट को एक्सेस करना हमारा फंडामेंटल राइट है। जैसे आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में जब मिलिटेंसी बढ़ जाती है तो बार बार इंटरनेट कट कर दिया जाता है और ये आजकल तो फैशन हो गया है। आप वेरियस स्टेट में देख रहे हैं कि कुछ भी सरकार के विरुद्ध हो रहा हो तो सरकार उसको दबाने के लिए सबसे पहले इंटरनेट को बैन करती है। सो
फहीम श्रीन केस में कोर्ट ने बोला है कि इंटरनेट इज अवर फंडामेंटल राइट, जिसको आप आर्बिट्ररी नहीं ले सकते। जब इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड केस था अनुराधा भासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये केस डील करता है विद इंटरनेट शटडाउन इन जम्मू एंड कश्मीर। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ जाती है तो इंटरनेट शटडाउन हो जाते हैं, उसके दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स भी रहते हैं। जैसे मिलिटेंट आउटफिट से एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर पाए, इसलिए इंटरनेट शटडाउन हो जाता है। बट जो आम जन है उनको वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, या सरकार कुछ गलत कर रही है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सो द सुप्रीम कोर्ट declared that right to exercise freedom of speech and expression over the medium of internet enjoys constitutional protection under article 19 clause 1A, और उस पर restrictions जो लगाई जाती हैं इट शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मेंशन है, एंड assured includes the test of proportionality। कोर्ट ने बोला कि जो आप इंटरनेट पे एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इंजॉय करता है, और इस पे अगर आप किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं तो वो रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए अंतर्गत जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 है, जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है उसके अंतर्गत ही आप उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो दिस इज आर्टिकल 19, और इसमें जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में कुछ टर्म्स है जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, और डिसेंसी, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, इसके रिलेटेड मैंने वीडियोस बना के डाल रखी हैं। डिफेमेशन को मैंने अच्छे से समझाया है कि डिफेमेशन का मतलब होता है किसी भी पर्सन को डिसरेप्यूट करना, ब्रिंगिंग समवन टू डिसरेप्यूट बाय फॉल्स कम्युनिकेशन, कैसे भी मतलब किसी की जो रेपुटेशन है उसको हानि पहुंचाना, ये डिफेमेशन होता है जिसमें आप केस फाइल कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड हमने वीडियो बना रखी है, और अगर किसी टॉपिक पे नहीं बनाई होगी तो वो मैं बना दूंगा। और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो क्या होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब आपने किसी भी तरीके से जो कोर्ट की जो सैंक्टिटी है या इमेज है उसको हानि पहुंचा रहे हैं, तो दिस इंक्लूड्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इस पर मैं लेक्चर बना चुका हूँ, आप देखिए जो मतलब ये टर्मिनोलॉजीज हैं उनके लेक्चर्स देखिए, आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि चलिए मैंने ये पढ़ तो लिया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये सब कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का पार्ट है, बट एग्जैक्टली ये क्या है मैं उस टर्म को समझना चाहता हूँ। तो आप उन वीडियोस के को जाकर देखें जो हमने इंडियन पॉलिटी सीरीज में अपलोड कर रखी हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने तरीके के होते हैं, डिफेमेशन कितने तरीके का होता है, सिविल डिफेमेशन, क्रिमिनल डिफेमेशन, उसके क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, दीज ऑल आर मेंशन इन द लेक्चर्स व्हिच वी हैव प्रोवाइडेड। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। दिस इज फ्रॉम ब्रेनियक आईएएस। आई होप द लेक्चर इज प्रोडक्टिव फॉर यू, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और अदर जो फ्रीडम्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी बात करेंगे। थैंक यू। दिस इज फ्रॉम ब्रेनियक आईएएस।